18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम रेडियो स्टेशन शुरू। पीएम मोदी बोले, रेडियो से मेरा रिश्ता लिसनर का भी और होस्ट का भी। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे, सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में करेंगे चुनावी सभा। रेसलर्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कपिल देव ने पूछा, क्या इंसाफ मिलेगा? नीरज चोपड़ा बोले, एथलीट्स को सड़क पर देखा कष्ट। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी। लोकल कोर्ट का फैसला, सीबीआई से कहा चार्जशीट की ई कॉपी। जिया खान सुसाइड केस में फैसला आज। आरोपी सूरज पंचोली कोर्ट पहुंचे। एक्ट्रेस ने 10 साल पहले घर में लगाई थी फांसी। और अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2 याचिकाओं में हत्या के हाई लेवल जांच की मांग यूपी सरकार ने दायर की थी कैवियट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले बलरामपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित तो पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं और देवी पाटन मंडल के इन जिलों में मतदान होना है पहले चरण में, यानी कि 4 मई को यहां पर मतदान होना है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती इसको लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से नजर आ रही हैं और इसी बीच चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए, योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान को लेकर, यानी कि 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। लखनऊ, देवीपाटन, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी के सभी जिलों में मतदान को लेकर, चुनावी रैलियों को लेकर ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के। इससे पहले सीतापुर का दौरा, इसके बाद लखीमपुर का दौरा और अब बलरामपुर का दौरा करते हुए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत से बड़ी खबर आपको बता दें, 72 प्रत्याशियों ने छोड़ा चुनाव का मैदान। 780 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अभी भी डटे हैं। 12 लोगों ने त्यागा चेयरमैन बनने का सपना। 60 प्रत्याशियों ने सभासद का पर्चा वापस लिया है। 106 प्रत्याशी चेयरमैन बनने की ताल ठोक रहे हैं। आज किया जा रहा है चुनाव चिन्ह का आवंटन। चुनाव आयोग ने दिया है तैयारियों को अंतिम रूप, तो यानी कि ये तैयारियां अंतिम रूप में नजर आ रही हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां अपने अंतिम रूप में। दूसरे चरण का चुनाव भी 11 मई को होना है। 72 प्रत्याशियों ने चुनाव का मैदान छोड़ा है। बागपत से बड़ी खबर,
12 लोगों ने चेयरमैन बनने का सपना त्यागा है। 60 प्रत्याशियों ने सभासद का पर्चा वापस ले लिया। तो 106 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज चुनाव चिन्ह का भी आवंटन किया जा रहा है। तो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है चुनाव आयोग, पूरी तैयारी में। तो बागपत में यानी कि दूसरे चरण में यहां पर मतदान होना है। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हुए। बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। दिल्ली से बड़ी खबर, जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो अजय आलोक अब बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली से बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले दल बदल का भी सिलसिला नजर आ रहा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बढ़ते आगे, आगरा में प्रशासन और सत्संगी आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिना होर्डिंग्स हटाए एशियाम प्रथम वापस लौटे। राधा स्वामी सत्संग सभा के सामने बौना नजर आया प्रशासन। कोया घाट पर, यमुना घाटी पर सत्संग सभा ने बोर्ड लगाया है। प्रशासन फोर्स लेकर तलहटी पर कब्जा हटाने के लिए पहुंचा हुआ है। प्रशासन तलहटी से सत्संगियों द्वारा कब्जे को नहीं हटा पाया। अस्थायी झोपड़ी को जरूर सत्संगियों ने एक किनारे रखा हुआ है। बड़ी खबर, कोया घाट पर यमुना की तलहटी में ये सत्संग सभा ने बोर्ड लगाया। इसको हटाने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। प्रशासनिक अमला और ये सत्संगी आमने सामने नजर आए। बगलामुखी जयंती महोत्सव नगर में मनाई जा रही है। मां बगलामुखी जयंती महोत्सव श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष केंद्र पर विशाल अनुष्ठान का आयोजन किया गया। 1.25 क्विंटल अभिमंत्रित पुष्पों से मां बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने भी धर्म का लाभ उठाया। विद्वान आचार्यों ने शिरकत भी की। इस कार्यक्रम में विद्वान भी शामिल हुए। केरल, कोलकाता व पंजाब से विद्वान आचार्यों ने शिरकत की। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी आशीर्वाद लिया इस कार्यक्रम के दौरान।
कानपुर विधायक उमेश कुमार भी पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम का हिस्सा। रुड़की से बड़ी खबर, मां बगलामुखी जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वैदिक ज्योतिष केंद्र पर विशाल अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। 1.25 क्विंटल अभिमंत्रित पुष्पों से मां बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली और केरल, कलकत्ता व पंजाब से विद्वान और आचार्य भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, खुर्जा देहात में पकड़ी गई चावल से भरी गाड़ी। गांव इस्लामाबाद से राशन से लदी ये गाड़ी पकड़ी गई। पूर्ति निरीक्षक प्रीति सिंह ने थाने में पहुंचकर जांच पड़ताल भी की है। पुलिस के अनुसार चावल सरकारी राशन का बताया जा रहा है। कालाबाजारी के लिए ये सरकारी राशन को ले जाया जा रहा था। चावल का नमूना लेकर विभागीय टीम जांच में जुटी हुई है। तो डीएम ने राशन के चावल को ना बेचने की भी अपील की थी। पिकअप में 50 कट्टों के साथ ये राशन पकड़ा गया है। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूर डिवीजन कार्यालय के सामने बैठे धरने पर मजदूरी भुगतान को लेकर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं। लंबित मजदूरी को लेकर, मजदूरी के भुगतान को लेकर मजदूरों में आक्रोश देखा जा रहा है। कटघोरा वन मंडल में डीएफओ को हटाने की भी मांग की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मजदूरों का समर्थन किया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भी धरने पर बैठे मजदूरों का समर्थन किया। भ्रष्टाचार को लेकर मजदूरों ने मोर्चा खोला है। तो प्रदर्शन, पुलिस बल व वन अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। भ्रष्टाचार को लेकर मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। मजदूर डिवीजन कार्यालय के सामने धरने पर बैठे मजदूरी भुगतान को लेकर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन। तो लंबित पड़ी मजदूरी के भुगतान को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमले की भी मौके पर मौजूदगी है। बीजेपी ने भी मजदूरों का समर्थन किया है। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा बीजेपी नेता राजेश गुप्ता, गोल्डी की भाभी रंजना गुप्ता पर भरोसा जताया है। पार्टी ने रंजना गुप्ता को गंगाघाट नगर पालिका से चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया है। निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी रंजना गुप्ता ने चंपापुरवा मोहल्ले में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने बड़ों का आशीर्वाद भी लिया और दोबारा बहुमत से विजयी बनाने के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने दोबारा वोट देने की बात कही है। रंजना गुप्ता को क्षेत्र से भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोबारा पालिका अध्यक्ष बनने पर वो नगर पालिका गंगाघाट को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के साथ ही नगर के सभी 28 वार्डों में विकास कार्य कराएंगी, जिस पर क्षेत्रीय लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। क्षेत्रीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। गंगाघाट नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रंजना गुप्ता, जो कि भाजपा से, जिनको भाजपा टिकट मिला है, हमारे बीच हैं और यहाँ इस समय चंपापुरवा में प्रचार कर रही हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगी? पार्टी ने हमको दोबारा चुना है। मैं पार्टी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं नगर में दोबारा फिर आई हूँ। हमको नगर विकास करवाना है।
हम वार्ड नंबर 9 में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। इसमें हमको बहुत अच्छा सा मिला है जनता का प्यार। तो जनता ने हमसे ये कहा है कि नालियाँ मतलब नहीं बनी है, नालियाँ भजभजा रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोड नहीं बनी है। तो मैं अपनी जनता को यही आश्वासन दिया है कि अब की सरकार हमको फंड देगी, योगी मोदी, तो मैं जो भी कार्य कोरोना काल में नहीं हुआ है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। और मैंने यहाँ पे एक बारातशाला और एक मंदिर का निर्माण करवाया हूँ। आगे जो भी समस्याएं हैं उसको मैं बहुमत से जीतने के बाद जो भी सरकार हमको फंड देगी उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। जय मोदी, जय योगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर रंजना गुप्ता से हमारी बातचीत और उन्होंने बताया कि जिस जनता ने जो भी विश्वास जताया था पिछले 5 सालों में उन्होंने जो कार्य किया है, आगे भी वह इसी प्रकार से कार्य करती रहेंगी। दूसरा इंडिया, शुक्लागंज। खबर उन्नाव से, जहां नवाबगंज नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की टिकट पर भाग्य आजमा रहे युवा उम्मीदवार शुभांग प्रताप सिंह जनता से जनसंपर्क के दौरान ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए सहयोग की मांग कर रहे हैं। उनका जनसंपर्क में साफ कहना रहता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी तो विकास की गंगा बहेगी और चौतरफा विकास दिखाई देगा। अपने कैंप कार्यालय में उन्होंने बातचीत में दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने अपनी उन्नाव की सभा में जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का वादा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके बाद नगर की जनता कमल निशान के साथ खुलकर खड़ी है। योगी जी पर जनता का विश्वास कायम है। विश्वास के दम पर जनता के सहयोग से उम्मीद है कि इसके बाद बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर सबका विकास हो, ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसमें हर जाति धर्म के लोग शामिल रहेंगे। उन्होंने चुनाव में हर कार्यकर्ता का सहयोग मिलने की भी बात कही है। निर्वाचित होने का जल भराव, अमृत योजना, पेयजल, पटरी, दुकानदारों के समायोजन सहित अंत्योष्टि स्थल आदि के सुंदरीकरण की भी बात कही। जनता जनार्दन ने हमको नगर अध्यक्ष बनाया तो हम योजनाएं तो बहुत हैं, आपको कुछ गिनी चुनी योजनाएं अभी बता देता हूँ। इसमें प्रत्येक नगर में निःशुल्क पानी की व्यवस्थाएं होंगी, प्रधानमंत्री आवास जो रह गए हैं वो आ जाएंगे, अमृत सरोवर की व्यवस्थाएं होंगी और हमारी बारिश से पानी जो भर जाता है, जो नाले वगैरह हैं बारिश की, उसकी जल निकासी की पूरी व्यवस्था करी जाएगी। अंत्येष्टि स्थलों पर जो है व्यवस्था करी जाएगी लाइट की और उसकी भी सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। पटरी दुकानदारों को भी प्रभावी संरक्षण दिया जाएगा। ऐसे ही काफ़ी योजनाएं हैं नगर के लिए, वो हमको करनी है। बढ़ते आगे, खबर अयोध्या से है, जहां पर बीजेपी नेता ने मेयर का टिकट न मिलने पर अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता एवं मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने मेयर का टिकट न मिलने पर अपनी पत्नी अनीता पाठक को मेयर के चुनाव के लिए खड़ा कर दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। कांग्रेस में रहते हुए महंत गिरीशपति त्रिपाठी पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। महंत 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि शरद पाठक ने अनीता पाठक को बीजेपी प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी के खिलाफ उतारा है। पाठक बाबा जी के विषय में जानकारी पार्टी को मिली है, उच्च नेताओं को भी मिली है, बातचीत हुई है। अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है। पार्टी का दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। मतदान के पूर्व तक हम उनसे अपनी अपील करते रहेंगे और मुझे लगता है निश्चित रूप से वो पार्टी की बात मानेंगे। टिकट के दौर खबर जालौन से है, जहां चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगी हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हट रही। हम बात कर रहे हैं जालौन की तहसील की, जहां पर पिछड़ा महिला आरक्षित सीट पर नेहा मित्तल भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जिन्होंने वोटों को लुभाने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। घर घर जाकर वोट मांगने का काम तेजी से बढ़ा दिया है। हम उन्हें एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जालौन नगर में साफ़ सफाई, पिंक टॉयलेट जैसी सुविधा और सीवर की निकासी, नाला की जहाँ जहाँ पानी भर रहे हैं वो हमें निकालने का काम करने के लिए और चारों तरफ अभी तक जो मूलभूत सुविधा नहीं है जालौन नगर में, कैमरे की कमी है, कोई भी चोरी हो जाती है, कोई भी हम CCTV लगाने का कार्य करें।
वो जो भी विकास रुके हुए हैं और जो भी उनकी मूल सुविधा है पिंक टॉयलेट को लेकर, उसमें जो हर घर पक्का वाली योजना जैसे उन्होंने बनाई थी, वो योजना को जो सार्थक करने के लिए आ रहे हैं उसका हम लोगों को इंतजार है। इसलिए हम लोग सब लोग को यही चाहेंगे वो जो घोषणा करेंगे उसका हम लोग। खबर उन्नाव से है, जहां पर नवाबगंज नगर पंचायत में चुनाव प्रचार जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, मामला जोर पकड़ता जा रहा है। प्रत्याशी प्रचार के साथ ही अपने मुद्दे और वादों की पोटरी लेकर मतदाताओं के दरवाजे दस्तक दे रहे हैं। चुनाव प्रचार में मतदाताओं के दरवाजे पहुंचकर समर्थन जुटा रहे हैं। अध्यक्ष और प्रत्याशी आनंद कुमार वाजपेयी जी ने अपने मुद्दों पर खुलकर बात की है। कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना प्राथमिकता रहेगी। बताया कि जीत मिलते ही प्रत्येक व्यक्ति को राशन के साथ हर सरकारी योजना का लाभ बिना भेदभाव दिलाने का भी प्रयास रहेगा। जनसंपर्क के दौरान अपनी प्राथमिकताओं में शिक्षा और आवास के साथ स्वच्छ पेयजल का वादा हर मतदाता से करते दिखाई दिए। जनता की मांग पर मैं नगर पंचायत सामान्य सीट होने की वजह से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हूँ। सर्वप्रथम अपनी यही होगी कि गरीबों के द्वारा जो सरकार द्वारा गरीबों की धनराशि नगर पंचायत में आती है, इसमें 15 बार रोकना है। और जैसे राशन की समस्या पूरे 5 साल बनी रहती है, जबकि सरकार द्वारा 1 महीने में 2 बार राशन बांटा जाता है, मगर कोटेदार द्वारा ये कहा जाता है इस महीने में 1 बार का राशन मिलेगा, उस महीने में 2 बार राशन मिलेगा, चना नहीं मिलेंगे, कल दाल नहीं मिलेगी, यही कह के कभी 14 लोगों डाल आया है कभी। जबकि ऐसा किसी पन्ने में हमारी अपनी सोच में कि जितना कार्ड होता है उसी हिसाब से सामान सरकार द्वारा आता है। आज शुक्रवार को एक अजीब खगोलीय घटना देखने को मिली। सूरज के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ दिख रहा है। इंद्रधनुष के रंगों वाले इस रिंग को देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अद्भुत नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला। सूर्यदेव के चारों तरफ बने इस गोले को लेकर लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस घटना को वाटर हॉलो कहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हमीरपुर से है, जहां के कुरारा थाने से हथकड़ी लगाकर लाए गए आरोपित को पीआरडी जवान अंग्रेजी ठेके में ले जाकर शराब दिलाने लगा। वहां पर खड़े जिसने ये नजारा देखा, हर कोई बोला वाह रे वाह खाकी, क्या खुशामद है। सोशल मीडिया में ये फोटो जमकर वायरल हो रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली के किंग रोड पर वेदिका गेस्ट हाउस के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में एक खाकीधारी हथकड़ी में बंधे युवक को अंग्रेजी शराब दिलाने में मशगूल था। वहीं बताया गया कि सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान आरके अनुरागी थाना कुरारा में तैनात है, जिसे पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक को जिला मुख्यालय डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया था। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। नगर पालिका गंगाघाट चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद प्रत्याशी अलका यादव चंपापुरवा मोहल्ले में जनसंपर्क करने पहुंची। इस दौरान लोगों ने उन्हें सड़क व पानी जैसी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर वरिष्ठ सपा नेता उदयराज यादव ने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर जनता उन्हें जिताकर अध्यक्ष पद पर बैठाती है तो सबसे पहले नगर में सड़क व पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाएगा।
इस दौरान उनके साथ चल रहे समर्थकों ने घर घर जाकर सपा प्रत्याशी को वोट देने की बात कही है। मौजूद भीड़ ने भी सपा प्रत्याशी अलका यादव को भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया। अलका यादव ने कहा कि अध्यक्ष बनने पर वो पश्चिमी क्षेत्र के सभी वार्डों में अधिक से अधिक विकास कार्य कराएंगी। हमें विश्वास कर रही है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो हमें प्रत्याशी बनाकर भेजा है जनता के बीच में, जनता के विकास को बढ़ाने के लिए, जनता के दुख को दूर करने के लिए, जो सड़क नाली फड़ंजा जो है यहाँ पे बहुत जो है दिक्कतें पड़ रही है। जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे उन्होंने जो कुछ किया, आपके जानकारी में सब कुछ है। यहाँ की जनता जानते हैं उनके बारे में क्या किया क्या नहीं किया है। आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है? हमें जनता का पूरा विश्वास मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है। हमें चाहते हैं कि ईश्वर गंगा जी की कृपा से हम ये चाहते हैं कि जनता हमको आगे तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 18 राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों में 91 एफएम केंद्रों का उद्घाटन किया और इस योजना से प्रदेश के 6 जनपदों में से जनपद ललितपुर भी लाभान्वित हुआ। जनपद ललितपुर में भी 91 एफएम केंद्र की शुरुआत की गई, जो 25 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं देगा। इसके माध्यम से सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, राष्ट्रीय एकता, सद्भावना को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर स्कूली बच्चे एवं गणमान्य अधिकारी और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत एवं सदर विधायक राम रतन कुशवाहा मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह में भारी उत्साह देखने को मिला। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आकाशवाणी के द्वारा पूरे देश में और प्रदेश में ये 100 में से 91 91 एफएम प्रचलित हुए हैं, तो उसमें पूरे हर उत्तर प्रदेश और देश में पूरी जनता इसको सुनेगी, देखेगी और इसका प्रचार और प्रसार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में लेफ्ट गवर्नर सतपाल मलिक के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। कथित 300 करोड़ बीमा घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम कुछ क्लियरिफिकेशन के लिए सत्यपाल मलिक के घर पर आई थी और दरअसल बीते दिनों की बात करें तो सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने के दौरान 300 करोड़ के रिश्वत की बात कही थी। उनके बयान पर सीबीआई संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जानकारी के लिए सतपाल मलिक से बात करना चाहती थी। इससे पहले भी सीबीआई को टीम सतपाल मलिक से बात कर चुकी है और एक बार फिर से सीबीआई द्वारा सतपाल मलिक से बात करना था। लिहाजा 27 और 28 अप्रैल को सतपाल मलिक ने सीबीआई की टीम को टाइम दिया था, जिसके तहत सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम आरके पुरम के सोमविहार इलाके में सतपाल मलिक के घर पर पहुंची, जहां पर खबर लिखे जाने तक पूछताछ जारी रही। बढ़ते आगे, बीती रात 2 बजे युवक की स्कूटी में ड्राइव कर लड़की हैंडल की तरह पेट करके उसकी गोद में बैठी हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में यातायात के डीएसपी संजय साहू ने संज्ञान लिया है और सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो पर तत्काल गाड़ी नंबर से मोबाइल नंबर निकलवा कर गाड़ी मालिक से संपर्क किया गया। 23 मिनट के अंदर थाने लाकर चालान काटा गया और इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि बीती रात युवक द्वारा जो स्कूटी में यातायात नियम का उल्लंघन किया गया, जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ, तत्काल उसे संज्ञान में लिया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा गया। युवक से माफी मंगवाई गई। यातायात पुलिस ने इस प्रकार से यातायात के नियम उल्लंघन करने वालों पर सदैव कठोर कार्रवाई करती रहेगी, इस बात का भी जिक्र किया।
हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत ही माफी मंगवाई गई इस युवक से। आप इस शख्स को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। स्कूटी ड्राइव करते वक्त इसने यातायात नियमों का पालन नहीं किया और इसी के तहत अब इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, सरगुजा में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के क्षेत्र में अवैध गुड़ फैक्ट्री का संचालन क्षेत्र के कई गांवों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैक्ट्री के संचालक खुद के रसूख के बल पर कानूनी दायरे में फंसने से पहले ही क्षेत्रीय एसडीएम रवि राही अवैध गुड़ फैक्ट्री संचालन के कार्य को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी बता रहे हैं और अपनी शुरुआती कार्रवाई के बाद एसडीएम के दावे ग्रामीणों को डराने लग रहे हैं और परेशान गांव वालों ने आंदोलन की अब तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि के न्यूज इंडिया द्वारा खबर प्रकाशन के बाद सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा बतौली के बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित ये गुड़ फैक्ट्री को कार्य के दौरान खौलते हुए गन्ने के रस में गिरे नाबालिग 12 वर्षीय रोहित के घायल होने पर बतौली तहसीलदार को निर्देशित कर फैक्ट्री को सील करवा दिया गया था। बावजूद इसके ऊंची रसूख के दम पर कथित मंत्री की धौंस दिखाकर धड़ल्ले से विगत 18 अप्रैल से रात के वक्त कार्य शुरू करवा दिया गया। वो पुराना जूस पड़ा था, उसको निकाल लेते हो। पुराना जूस, लेकिन आपका मशीन तो चल रहा था अभी, हम लोग पास प्रूफ भी, वीडियो भी है उसका। हाँ, वो थोड़ा देर उसमें पहले तो पड़ा था वो भी। ये वीडियो चल रहा है, आपका मशीन चल रहा था कि नहीं सर, ये बताइए मेरे को। नहीं, मैं तो अंदर ही सोया था ना। आपको पता है कि नहीं? देखा होगा। मतलब आपको मजदूर लोग को भी बुलाएं साथ में, तब आप मानेंगे। जो सच्चाई उसको बताइए सर। देखा ही होगा मुझे। अच्छा, आपका नाम पहले तो बताइए। किशन पाल। और ये आपका जो फैक्ट्री का क्या नाम से है? श्री राम। आप लोग का कब सील हुआ था ये आपका गुड़ फैक्ट्री? 17-18 में हुआ होगा। 18 में। कौन से महीने में? 18/4। तो आपको क्या आदेश दिया था इसमें सील होने के बाद? कुछ कागज देने थे। तो अभी आपका सील खुला है कि अभी सील बंद है? नहीं, लगाया हुआ। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने राजस्व टीम के साथ क्षेत्र के खनिज भंडारण स्टॉक पर छापेमारी की है और इस दौरान खनिज से सामग्री का उनके स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया तो स्टॉक से ज्यादा सामग्री रखी मिली। टीम ने कार्रवाई करते हुए इन्हें स्टॉक को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा बाढ़ गंगा में गंगा नदी से अवैध खनन किया जाता है और इस खनिज सामग्री को चोरी छिपे खनिज भंडारण के स्टॉक पर बेचा जाता है। स्टॉक से ये सामग्री बिल जारी किए बिना आगे बेची जा रही है और इस पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने खनन निरीक्षक मनीष कुमार व राजस्व उप निरीक्षक ललित कुमार राजस्व टीम के साथ भंडारण पट्टों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान स्टॉक के रजिस्टर का वहां मौजूद खनिज सामग्री के साथ मिलान किया गया। भिक्कमपुर जेतपुर स्थित मां दुर्गा ट्रेडर्स, कंचन भट्ट कॉन्ट्रैक्टर व रामपुर रायघाटे स्थित मैसर्स राकेश सैनी कंडक्टर पर स्टॉक से काफी ज्यादा खनिज की सामग्री यहां पाई गई, जिसे सील कर दिया गया है। मैं अवैध खनन की बार बार शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के पूर्व में 7 स्टॉक को सीज किया गया था और पुनः कल 3 स्टॉक को और सीज किया गया है और इस प्रकार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस प्रकार से कोई व्यक्ति अवैध खनन करता है बिना किसी सक्षम अनुमति के तो कार्रवाई की जाए। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अतीक अशरफ मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और इस बीच राज्य सरकार से कई सवाल किए गए। दोनों को मेडिकल के लिए पैदल क्यों ले जाया जा रहा था, ये एक सवाल, ये बेहद अहम रहा। सुनवाई के दौरान क्यों नहीं सीधे एम्बुलेंस से ले जाया गया मेडिकल परीक्षण के लिए। हत्या मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। सरकार बताए कि उस दिन और बाद में क्या हुआ।
तो जवाबदेही सरकार की सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते बाद फिर होगी अगली सुनवाई। अतीक और अशरफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में दोनों की हत्या कर दी गई और इसको लेकर सरकार की जवाबदेही जवाब तलब किया गया है। और इसी खबर पर चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, देखा जाए तो अब सीधा जवाबदेही सरकार की बन रही है, जिस तरीके से जवाब तलब किया गया है सुनवाई के दौरान। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जब आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की बेंच सुन रही थी, तो उसने कई सवाल किए सरकार से, और सबसे बड़ी जो बात पूछी वो ये कहा कि हत्यारों को ये कैसे जानकारी मिली कि इन दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस ने पीठ में ये भी पूछा कि वहां एम्बुलेंस से ले जाने के बजाय अस्पताल के गेट पे ही क्यों रोक दिया, और वहां से पैदल इनको क्यों ले जाया जा रहा था। हालांकि सरकार के वकील ने इसका जवाब ये दिया कि दूरी बहुत कम थी, इसलिए हम लोग ये ध्यान नहीं दिया हमने। लेकिन उसके बाद जस्टिस ने कहा कि सरकार वकील से कहा कि आपके पास जितने भी एविडेंसेस है उसे रखिए, हम इस पे गौर करेंगे, साथ ही इन चीजों को के ऊपर जवाब, इन सवालों के ऊपर जवाब आप दाखिल कीजिए, और अब मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। हालांकि इसी बीच में अतीक और के बेटे असद के एनकाउंटर का भी एक सवाल आया, तो राज्य सरकार के वकील ने ये कहा कि इस वक्त उसकी एक हाई कमेटी बनाई गई है उस एनकाउंटर की जांच करने के लिए, न्यायिक समिति है, और हम इस मामले में बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने चूंकि ये सवाल किए हैं, तो अब सरकार जवाब देगी, और 3 हफ्ते बाद की सुनवाई में देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, 3 हफ्ते का इंतजार करना होगा, अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बेहद अहम सवाल, सरकार के वकील का जो पक्ष निकलकर सामने आया कि दूरी बहुत कम थी। जब ये सवाल किया न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आखिर मेडिकल परीक्षण के लिए पैदल क्यों ले जाया गया, तो इस पर सरकार का जो पक्ष, वकील का पक्ष निकल कर आया वो ये कि दूरी कम होने के चलते ले जाया गया था पैदल। अब 3 हफ्ते बाद फिर से अगली सुनवाई होगी, और उस अगली सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इस बात पर निगाहें। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर लगातार सरकार की जवाबदेही, पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। राज्य सरकार से कई अहम सवाल किए गए, और 3 हफ्ते बाद फिर से अगली सुनवाई होगी। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, तो अगली सुनवाई में क्या कुछ रहेगा, क्या पक्ष रहेगा राज्य सरकार का, ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। कई अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार से, और 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। इसके बाद सरकार का क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा है कि माफिया
भाइयों को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल गाड़ी से क्यों नहीं ले जाया गया मेडिकल परीक्षण के लिए, पैदल क्यों ले जाया गया? इस पर हालांकि राज्य सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दूरी कम होने के चलते पैदल ले जाया गया था। साथ ही अस्पताल के सामने गाड़ी रोकने पर भी सवाल किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो कई अहम सवाल आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे हैं। और इसी खबर पर प्रवेश शर्मा दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवेश, कई अहम सवाल इस बीच आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे हैं, क्या कुछ पक्ष रहा राज्य सरकार के वकील का? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि आज जब अतीक और अशरफ की मर्डर की सुनवाई हुई तो उसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सका कि वो एम्बुलेंस से सीधा अंदर से पहुंचे और उनके साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया गया कि उनको बाहर ही उतारा और उनको थोड़ा लंबा रास्ते से ले जाया गया और उसके बाद ये अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक सवाल राज्य सरकार से और किया कि इन अपराधियों को इस घटना की सूचना कहाँ से मिली कि वो इस समय इस दौर से यहाँ से गुजरेंगे और उन पर जो है वो हमला कर उनकी हत्या कर देंगे। वहीं मैं बता दूं कि जो राज्य सरकार के वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से साफ सरकार का पक्ष रखते हुए ये जवाब दिया कि उनको ऐसी घटना होने के कोई अंदेशा नहीं था और ना उनका कोई ऐसा था, सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये लोग मेडिकल के लिए जा रहे थे और इन लोगों ने बीच रास्ते में रोककर हमला कर दिया। जी, अस्पताल के सामने गाड़ी रोकने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मामले को देखने के लिए आयोग नियुक्त किया गया है। प्रवेश, हाँ जी, हेलो। साथ ही 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ रहने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष? जी देखिए, जो उत्तर प्रदेश की लीगल टीम है, सरकार की जो टीम है, वकीलों की जो टीम लगी हुई है, वो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल उनसे पूछे हैं सीधा उन पर सबसे पहले वो एक तैयारी करेंगे, उनका जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 अहम सवाल है उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि वो एम्बुलेंस से क्यों नहीं गए, और दूसरा सवाल है कि वो अपराधियों को कैसे पता था कि वो इतने बजे यहाँ से मेडिकल टीम के लिए जाने वाले हैं। और जो तीसरा और अहम सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जब किसी माफिया की संरक्षण में इतने लोग पहले से लगे हुए थे, यूपी पुलिस की टीम लगी हुई थी, एसटीएफ थी, तो उसके बावजूद वहां पर इतनी पुलिस वालों की संख्या कम क्यों थी? जो तीनों सवालों पर 3 हफ्ते बाद यूपी सरकार को जवाब देना है। जी, शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी, इस सुनवाई में क्या कुछ पक्ष रहेगा राज्य सरकार का, ये फिलहाल देखना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कई अहम सवाल किए सुप्रीम कोर्ट ने। माफिया अतीक अहमद और अशरफ उसके भाई को पुलिस कस्टडी में पुलिस की मौजूदगी में हत्या के मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे गए। 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। एक बार फिर से ये देखना होगा कि क्या कुछ राज्य सरकार का पक्ष निकलकर सामने आएगा। क्योंकि सवाल बेहद अहम, इस हत्याकांड से जुड़े हुए एक माफिया जिसकी सुरक्षा में पुलिस की जो तैनाती थी वो इतनी कम क्यों, पैदल क्यों ले जाया गया मेडिकल परीक्षण के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अहम सवाल राज्य सरकार से। अस्पताल के सामने गाड़ी रोकने पर भी सवाल खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उठाए गए कदमों पर एक स्थिति
रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने झांसी में अहमद के बेटे और असद की पुलिस मुठभेड़ पर यूपी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ये अहम सवाल रहे राज्य सरकार से और 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। याचिका में माफिया भाइयों की हत्या की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई है। इस मामले को लेकर पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई और 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि उनको सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, तो कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उन्होंने इस मामले को देखने के लिए एक आयोग का गठन किया है, नियुक्त किया है। क्योंकि सवाल सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई। 3 शूटर्स मौके पर पहुंचे, पुलिस कस्टडी में ही सीधे एक के बाद एक लगातार फायरिंग करते हैं और 12 से 14 सेकंड में अतीक अहमद की हत्या हो जाती है। महज 40 सेकंड का ये पूरा घटनाक्रम। और इसी बीच बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव का आगाज। तो ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअली जुड़कर एक संदेश भी दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए गृह मंत्री अनिल विज, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद भी इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में मौजूद रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत तो ऑस्ट्रेलियाई संसद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने भी वर्चुअली जुड़कर एक संदेश देने की कोशिश। तो कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में इस कार्यक्रम का आयोजन बेहद ही भव्य किया गया। गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद भी इस बीच इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, इस महोत्सव का हिस्सा रहे। गृह मंत्री अनिल विज भी इस महोत्सव का, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुरुआत कार्यक्रम में शामिल हुए। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
सीएम मनोहर लाल ने भी वर्चुअली जुड़कर एक संदेश देने की कोशिश की इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कई बड़े चेहरों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। गृह मंत्री अनिल विज, गीता मनीष स्वामी, ज्ञानानंद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।